सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाजरीन, लीडर किस किस्म का लीडर है उसका ताक़ुब इस बात से किया जाता है कि उसके सपोर्टर्स कौन हैं, उसके कंपेनियंस कौन हैं, उसके साथ कौन लोग खड़े हैं सबसे आगे। जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो हमें कुछ नाम नज़र आ रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में इस वक्त शामिल तो हो चुके हैं, लेकिन जिस किस्म के वादे डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे कि उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। तो आइए बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग हैं और उनके गज़ा और इजराइल के हवाले से क्या बयानात रह चुके हैं अभी तक। आज अमरीकी सियासत का एक अहम मोड़ है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मुसलमान और अरब अमेरिकन वोटर्स से मुलाकात की, जहां उन्होंने गज़ा और लबनान में इजराइल की जंग और उसके जराइम पर अफसोस का इजहार भी किया। उन्होंने डियरबॉर्न और मिशिगन का दौरा किया, जिसे अरब अमेरिकन दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, लेकिन ये महज एक सियासी ड्रामा था क्योंकि ट्रंप ने अपनी नई काबीना में जितने भी लोगों को रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इजराइल नवाज लोग हैं। आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया। नाज़रीन, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पे दावे के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने मिडिल ईस्ट में जब वो थे उस वक्त अमन था और अब वो दोबारा आके अमन कायम करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे हकीकत ये है कि उनकी जो मुजवज़ा काबीना है और जो उनके मेंबरान हैं उन्होंने इजरायली जारियत की बहुत भारी अंदाज में हिमायत की है और ये लोग न सिर्फ इजराइल को फ़ौजी और सफारती मदद जारी रखना चाहते हैं बल्कि इजरायली जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उसकी सोच को भी वो सपोर्ट करते हैं, जो कि पैलेस्टीनियन जो टेरिटरी है उस पर गैर कानूनी कब्ज़े के हामी हैं। गज़ा में इजरायली जंगी जराइम जारी हैं और जहाँ तक अक्टूबर 2023 से अभी तक 43,000 से ज़्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि गज़ा में इजराइल के तरीक़े नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं। आइए आपको ट्रंप की मुजवज़ा काबीना के बारे में कुछ अहम अरकान के हवाले से तफसीलात बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने नामज़द किया है। रूबियो ने अगरचे कुछ अरसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक कॉन आर्टिस्ट और कॉन मैन कहा, लेकिन वो हमेशा से इसराइल के हामी रहे हैं। अक्टूबर 2023 में उनका कहना था कि इसराइल को हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना चाहिए। उन्होंने इसको ज़रूरी करार दिया और कहा कि इसकी कीमत खौफनाक होगी लेकिन ये ज़रूरी है। रूबियो ने इजरायली आबादकारों या सेटलर्स के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों की भी मुखालफत की है। उन्होंने बाइडेन इंतज़ामिया को ख़त लिखते हुए कहा कि इजराइल अमन चाहता है और इजरायली अमन के लिए जो भी कर रहे हैं वो अमन के लिए कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी अमन के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। ये कितनी हैरान कुन बात है कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। नाज़रीन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेग्सेथ का इंतखाब किया है जो फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान हैं। उन्होंने 2018 में यरूशलेम में एक कॉन्फ्रेंस में मस्जिद अक्सा को शहीद करने की हिमायत की और उन्होंने कहा कि वहाँ तीसरे मंदिर की तामीर मुमकिन है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जगहों की भी बेहुरमती करने से नहीं डरते। इनफैक्ट जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो कुछ इवन डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा था अमेरिका फ़र्स्ट, उससे हट के ये इजराइल फ़र्स्ट की बात लगती है। बिल्कुल, और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के लिए माइक हकबी को नामज़द किया है। हकबी ने 2008 में कहा था कि फ़लस्तीनी कोई कौम नहीं है, ये सिर्फ इसराइल से ज़मीन छीनने का एक सियासी हथियार है। उन्होंने जेरूसलम को भी तकसीम ना करने की बात की थी और कहा था कि इसराइल की हदूद अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं बल्कि खुदा ने तय की है। लेकिन हकबी की बात करें तो उन्होंने हाल ही में 7 अक्टूबर के हमलों पर बात करते हुए कहा कि ये नाज़ी जराइम से भी बदतर थे। वो मगरबी किनारे को यहूद और सामिर कहते हैं और कहते हैं कि यह खुदा की तरफ से इजराइल को दी गई ज़मीन है। इससे नाज़रीन ये वाज़ेह होता है कि वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के लिए एलिस स्टेफानिक को मुंतखब किया गया है। उन्होंने गज़ा पर इजरायली हमलों के ख़िलाफ़ जंग करार दिया है और उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के नारों को उन्होंने नस्ल कुशी की दावत से तशबीह दी है और उनका ये भी कहना था कि अनरा जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की जिसकी ज़िम्मेदारी है फ़लस्तीनियों को एड पहुँचाना, उनका कहना था कि अनरा की फ़ंडिंग रोकनी भी ज़रूरी है। अब जहाँ बात करें डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए तो उन्होंने उसके लिए
ہیں مائک والٹز کو چنا ہے۔ مائک والٹز نے 2019 میں اسرائیل کے اس فیصلے کی حمایت کی جب اس نے کانگریس کی رکن رشیدہ تلیب کو ملک میں داخلی سے روک دیا تھا۔ والٹز نے BDS تحریک کو یہودی مخالف قرار دیا اور نیتنیاہو کی مضبوط کارروائیوں کی تعریف کی۔ یہ تمام تقرریاں ظاہر کرتی ہیں کہ ٹرمپ کی آئندہ حکومت بھی اسرائیل کی حمایت اور فلسطینیوں پر ظلم جاری رہے گا۔ ان کی عرب امریکیوں سے ہمدردی کا اظہار محض صرف ایک سیاسی ڈرامہ تھا۔ حقیقت میں ان کی پوری ٹیم اسرائیلی جارحیت اور غیر قانونی قبضوں کی حامی ہے۔ جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری جنہوں نے مجوزہ کابینہ کا اعلان کیا اس ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ناظرین یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ گریٹر اسرائیل کے تصور کے حامی ہیں، اور یعنی وہ تمام فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک فلسطینیوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں اور وہ لوگ اسرائیل کی ہر کارروائی کو درست قرار دیتے ہیں اور انفارچونیٹ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کی اسرائیل اور فلسطین کے، اس کو یہ مکمل طور پر ایک طرف رکھ کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ مذہبی بنیاد پرستی کا سہارا لے کر اسرائیلیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہکبی کا کہنا تھا کہ یہ زمین خدا نے اسرائیل کو دی ہے، جبکہ پیٹ ہیگسیت کا کہنا تھا کہ یہ یہودی خدا کے منتخب لوگ ہیں۔ یوں وہ سیاست میں مذہب کو گھسیٹ کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جائز ٹھہرا سکتے ہیں۔ اور عریبہ یہاں پہ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ سیاسی مذاکرات یا امن عمل کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے کہ مارک روبیو کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہے، اور ہیگسیت کہتے ہیں کہ ریاست کے 2 ریاستی حل ناممکن ہے، اور ایلیس اسٹیفانک اسے اچھائی اور برائی کی جنگ قرار دیتی ہیں۔ یعنی یہ لوگ صرف فوجی طاقت کے استعمال میں یقین رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف عالمی احتجاج کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اقوام متحدہ کی رپورٹس کو مسترد کرتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو نظر انداز کرتے ہیں اور فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ناظرین آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو ٹیم ہے یہ امریکہ کے مفادات کے بھی خلاف کہا جا رہا ہے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ایکسٹریمسٹ پالیسیز سے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی ساکھ کو مزید کمزور کریں گے۔ عرب اور مسلم دنیا میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھے گی اور علاقے میں امن اور استحکام کے امکانات مزید کم ہو جائیں گے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی عوام خاص طور پر نوجوان نسل اسرائیل کی اندھی حمایت کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے اور انصاف کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن ہی نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی مجوزہ ٹیم ان آوازوں کو سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں کچھ بہت ہی حیران کن تعیناتیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایلون مسک اور فاکس نیوز کے سابق ہوسٹ پیٹ ہیگسیت جیسے لوگوں کو شامل کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں ایسے لوگ شامل ہیں جو پاکستان، انڈیا اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں انتہائی متعصبانہ خیالات رکھتے ہیں۔ بالکل ریبا، آپ نے درست جانب اشارہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کے عہدے پر سینیٹر مارکو روبیو کی تقرری خاص طور پر تشویشناک ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے جولائی میں امریکن سینٹ میں بھارت کی اندھا دھند حمایت کی اور پاکستان کے خلاف ایک جارحیت نما بل پیش کیا، اور انہوں نے ایک امریکہ انڈیا دفاعی تعاون ایکٹ کا مطالبہ کیا تاکہ چین کو روکنے کے لیے اور انڈیا کو مضبوط کیا جا سکے۔ روبیو کا پاکستان اور ایران کے بارے میں موقف بھی انتہائی سخت ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ روبیو اسرائیل کی غزہ پر بمباری کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل حماس کے ہر عنصر کو تباہ کر دے۔ یہ بیان ان کی انتہا پسندی اور اس طرح کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ روبیو چین کے بارے میں بھی یہی رویہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ چین امریکہ کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے۔ اور ناظرین اب بات کریں قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر مائک والٹز کی تقرری بھی کی گئی ہے جو پاکستان کے بارے میں بہت منفی خیالات رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی حکومت اور اداروں پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ والٹز نے ٹرمپ کے بہت بڑے حمایتی ہیں اور ان کی غلط پالیسیز کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ اور اس سے بھی خطرناک اپوائنٹمنٹ ہے تلسی گیبرٹ کی، جن کو نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے۔ وہ بھی پاکستان کے خلاف کافی سنگین بیانات دے چکی ہیں۔ انہوں نے 2017 میں کہا اور پاکستان پر بہت بڑا الزام ڈالتے ہوئے کہا کہ جب تک پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا رہے گا تناؤ جاری رہے گا۔ یہ کافی سنگین الزام ہے۔ دیکھا جائے تو الزامات تو ان تمام شخصیات کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اور بے بنیاد الزامات ہیں جن کی پاکستان نے بار بار تردید بھی کی ہے۔ اور دیکھا جائے تو پاکستان ہے تو پارٹنر آف پیس امریکہ کے ساتھ بننا چاہتا ہے اور امریکہ کو
पूरी तारीख में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया वॉर एंड टेरर के अगेंस्ट, और फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को वो रिटर्न नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था और मुसलसल दबाव ही बढ़ाते रहा है। और नाज़रीन, अब हम मज़ीद तकरीरों की तरफ जाएँ तो CIA के सरबराह के तौर पर जॉन रैटक्लिफ की तकरीरी भी बहुत परेशान कुन है। वो चीन और ईरान के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा था कि चीन अमेरिका पर बरतरी हासिल करना चाहता है, यहाँ तक कि उन्होंने चीनी कंपनीज़ पर बिला सबूत इल्ज़ामात लगाए। 2020 में उन्होंने ईरान पर भी झूठे इल्ज़ामात आयद किए थे। अमेरिका के सियासी माहिरीन का कहना है कि ट्रंप की ये टीम पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कामरान बुखारी कहते हैं कि पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के लिए तरजीहात में तीसरे नंबर पर होगा, यानी पाकिस्तान को खुद को मददगार साबित करना होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। नाज़रीन, यहाँ पे सियासी मुबस्सिर उज़ैर यूनुस की बात करें तो उनका कहना था कि नई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तवज्जो सिर्फ मशरिक़ी वस्ता और ईरान पर होगी। वो ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहेंगे और इजराइल की हिमायत जारी रखेंगे। ख़ास तौर पर वो सऊदी अरब को इजराइल को तस्लीम करने पर दबाव डालेंगे, जो कि फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल में नामुमकिन लगता है। नाज़रीन, साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी का भी यही कहना था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए कोई बहुत ज़्यादा अहम प्रायोरिटी नहीं है, और कई मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को चाइना के लेंस से देख रहा है, इसी नज़रिए से देख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात अमेरिका के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो इंडिया के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको प्रोग्राम के इस हिस्से में डोनाल्ड ट्रंप की जो मुजव्वज़ा काबीना है उसके बारे में तफसील से आगाह किया और उनके बारे में मुबस्सिरीन की क्या राय है, इसके वाले से हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे अनीला अली साहिबा से कि उनकी क्या राय है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि ट्रंप की कैबिनेट में इस वक्त कौन लोग हैं और उनकी क्या बयानात रह चुके हैं। नाज़रीन, हमने इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए दावत दी है अनीला अली साहिबा को, जो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं अमेरिका से, कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। ग्रेट, थैंक यू सो मच अनीला फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है, आपने भी सुना, हमने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में या एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग अभी तक नामज़द हुए हैं वो बहुत ही इजराइल नवाज़ लोग हैं और फ़लस्तीन के इशू पर उन्होंने एक बहुत स्ट्रिक्टली एक साइड ले ली है। तो उसका मुसलमानों पर और जो अरब अमेरिकन वोटर्स हैं उन पर क्या इम्प्लिकेशन रहेगी? आपको नहीं लगता कि शायद वो रिपब्लिकन पार्टी पर तमाम एतमाद खो देंगे? हम समझ रहे हैं कि रिपब्लिकन्स विल बी सॉफ्टर ऑन द होल पैलेस्टीनियन इजरायली इशू, लेकिन हुआ यही कि जो रिपब्लिकन्स हैं, आप देखें उनके जो पार्टी एजेंडा है, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो इजराइल से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उसके अलावा किसी मुसलमान को अमेरिका में रह के ये समझना कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही हमास को लेट गो करेंगे। हमास अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है हमास को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वॉर कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो उनको छोड़ने नहीं वाले थे। आपने ये भी सुना होगा कि सेनेटर मार्को रूबियो से जब एक कोड पिंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी पूछा कि आप इजराइल और गजा की जंग कैसे रोकेंगे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमास को जाना है। उन्होंने अटैक किया इजराइल पे। तो आपने ये भी देखा होगा कि अभी अमेरिका ने अप्रूव भी कर दिया है यूक्रेन को भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वो यूज कर सकते हैं रशिया पे। सो जो ये एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है, हर किसी को समझना चाहिए कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका जो खुद इंटरनल एजेंडा है, उसमें प्लेटफॉर्म, उसमें दोनों में आयरन क्लैड सपोर्ट है इजराइल के लिए। ये कोई आज और कल या आज की फॉरेन पॉलिसी या कोई एक वॉर पे डिपेंड नहीं करती है। ये पॉलिसी हमेशा रहेगी। और रिपब्लिकन्स की और खुद प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की जो रिलेशनशिप है नेतन्याहू से, ये हमें सब को पहले से पता है, बहुत क्लोज है। बल्कि जब डेमोक्रेट्स उनको मना कर रहे थे आने से, तो रिपब्लिकन्स ने उनको दोबारा बुलाया और वो आए और उन्होंने स्पीच दी।
اور 3 دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ ابھی ان سے آلریڈی بات کر چکے ہیں. یہ انہوں نے نہیں بتایا ہمیں کہ وہ کیسے وار اینڈ کریں گے, لیکن یہ ضرور کہا کہ میں دونوں وارز کو اینڈ کروں گا. تو اب وہ کیسے کریں گے وہ پلان تو ہمیں پتہ نہیں ہے. Where do the innocent people of Palestine go, اگر جو معاملہ ہے وہ کہاں جاتے ہیں؟ اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ مارکو روبیو کی جو تعیناتی ہوئی ہے ایز ڈونلڈ ٹرمپ سیکرٹری آف اسٹیٹ, یہ وہی مارکو روبیو ہیں جنہوں نے کچھ عرصے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو کون آرٹسٹ کون مین اور کہا تھا کہ وہ دوبارہ امریکہ کے صدر ان کو نہیں بننا چاہیے. تو یہ سب پھر معاملہ کس طرح ان کی تعیناتی ہوئی؟ میں آپ کا پہلے سیکنڈ کوشچن کا پہلے جواب دیتی ہوں. مارکو روبیو نے جو کہا, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈفرنٹ قسم کے انسان ہیں, وہ ایسے کسی پہ لانگ ٹرم گرجز نہیں رکھتے ہیں. اگر انہوں نے ان کو کچھ کہا بھی اور اس کے بعد سپورٹ کیا تو وہ خود بھی, کیونکہ وہ انلیشڈ ہیں, بول دیتے ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کے سپورٹرز ہیں وہ کچھ کہہ دیں گے بٹ بعد میں آ جائیں گے. مارکو روبیو نے ان کو کہہ تو دیا, اس کے بعد ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی کیمپین میں, ہر جگہ گئے وہ امریکہ میں, ان کو سپورٹ کی. رون ڈیسینٹس نے یہ نہیں کیا اور آپ نے دیکھا کہ ان کو بالکل انہوں نے یعنی لفٹ نہیں دی. اور اب یہ ہو رہے ہیں کہ رون ڈیسینٹس کو سوری کر لینا چاہیے تھا کیونکہ ہی از بینگ اگنورڈ, ہی واز ناٹ پکڈ ایٹ آل. تو اس طرح سے یہ ان کے بارے میں مشہور ہے ٹرمپ صاحب کے کہ وہ لانگ ٹرم گرجز نہیں رکھتے ہیں. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین, ہی از اے بزنس مین. انیتا صاحبہ, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پولیٹیشین نہیں ہے, بزنس مین ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غزہ میں ہونے والی جینوسائڈ از اٹ گڈ فار بزنس فار امریکہ؟ از دیٹ وائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین یا اسٹریٹجی یا جو بھی اس وقت تک ان کی پولیٹیکل رد عمل رہا ہے اس میں کبھی بھی انہوں نے اوپنلی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ وہ فلسطین کے لوگوں کے لیے آزادی چاہتے ہیں یا وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کی روک تھام کریں گے؟ اور اب ہم ان کی کیبنٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بزنس ایز یوزول ہی ہوتا رہے گا, جینوسائڈ ہے تو وہ ہوتی رہے گی. تو کیا یہ ان کے بزنس یا ان کا جو بزنس پرسپیکٹیو ہے, از دیٹ گڈ فار دس؟ دیکھیے, آپ کے ہمارے اسلامک پرسپیکٹو سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے, لیکن امریکہ نے یہ دیکھا ہے کہ حماس نے اکتوبر 7 انوسنٹ اسرائیلیز کو کبوتس پہ اٹیک کیا, تو وہ کیونکہ ان کا نظریہ ڈفرینٹ ہے اس وار پہ, تو امریکہ از گوئنگ ٹو سپورٹ اسرائیل. اس کے علاوہ جن لوگوں نے ووٹ کیا اور انہوں نے امریکنز نے, ان کے دماغ پہ کوئی فورن پالیسی نہیں تھی. اونلی 4% آف امریکنز ایکچولی ووٹڈ آن دا فورن پالیسی. تو موسٹ آف دم ووٹڈ آن اکانومی صحیح کرو, امیگریشن اور کرائم جو بڑھا ہوا ہے وہ صحیح کرو, اور جو کیمپسز پہ ان چیکڈ حماس کو اور وائلنس ہوئی ہے اور امریکن اسٹیچوز اور امریکن انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کیا ہے غزہ کے نام پہ. دیکھیے, انوسنٹ پیلسٹینینس کو ان کی کاز کو ان لوگوں نے ہائی جیک کر لیا, جیسے کہ اسلام ہائی جیک وہ ہم کہتے ہیں ٹیررزم میں, انہوں نے انوسنٹ پیلسٹینینس کی کاز کو ہائی جیک کر دیا. اس وقت only 4% of Americans are actually concerned about that war. یہ کافی ڈیمیج اسٹیٹسٹک ہے کہ only 4% of Americans are considered considering the war to be of any significance, considering the fact کہ جب ویتنام وار ہوئی تھی تو کافی زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوئی تھی, اور ایک ہم نے دیکھا تھا کہ امریکن پبلک میں ہم نے ایک کانشنس دیکھا تھا بیدار ہوتے ہوئے, جو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کمپلیٹلی مر گیا ہے. ان کو جو اکنامک کنڈیشنز ہے وہ اتنی زیادہ اس پہ پوری عوام فوکسڈ ہے that they're not able to extend that kind of sympathy or even morality to the rest of the world. تو considering this, do you think کہ اس کے بعد کبھی چانس ہوگا ریپبلکنس کا, یا اس ٹینیور کے بعد اگر اتنا زیادہ اس طرح کا ٹینیور وہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں دہشت کو کنٹینیو کریں گے, اسرائیل کو کی بیکنگ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے, تو ڈو یو تھنک کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں ریپبلکنس کی طرف جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا؟ دیکھیے, بہت سارے امریکنز نے جو کہ سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی, انہوں نے ریپبلکنز کے لیے اس لیے بھی ووٹ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ٹیررزم اس وقت ہمارے کیمپسز پہ ہوا ہوا ہے اور پور انوسنٹ پیلسٹینینز کے نام پہ ہوا ہوا ہے وہ ختم کریں. اگر آپ کو واقعی پیلسٹینینز کے لیے ایک اسٹیٹ ہوڈ چاہیے تو آپ لوگوں کو یہودیوں کے نام پہ, اسلام کے نام پہ ماریں گے تو نہیں نا. آپ کہیں گے کہ بھائی بیٹھو اسرائیل کو اور پیلسٹینینز کو اور حماس کو کہیں گے ریلیز کرو ہاسٹیجز. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نفرت کریں ویسٹ میں,
पैलेस्टीनियन कॉज से और मुसलमानों से, तो अब ये आप तोड़ेंगे सारी चीज़ें और कहेंगे कि भाई अमेरिका के फ्लैग्स बर्न करेंगे। जो हमारे मुसलमान बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, इट्स सिग्निफिकेंट। उन्होंने अमेरिकन फ्लैग्स बर्न किए हैं, उन्होंने हमास को कहा है सेवियर ऑफ इस्लाम है। देखिए, इस्लाम इन सारी ये गंदगी चीज़ों से बहुत बड़ा है। हमारे अल्लाह का नाम डेसिक्रेट होता है और हमारे इस्लामोफोबिया हमारे लिए बढ़ जाता है अमेरिका में, जब हमारे ही बच्चे कैंपसेस पे इस तरह से वायलेंस फैलाते हैं। आपको पता है अमेरिका में इस वक्त इतना प्रॉब्लम हुआ हुआ है, हमारे मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको जॉब्स कौन देगा नेशनल सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट में? कैसे पाकिस्तानी बच्चों को कभी हम कहते हैं हमारे तो कोई सेनेटर या कांग्रेसमैन भी नहीं बनाए, आप बताएं कैसे क्लियरेंसेस मिलेंगे हमारे बच्चों को अगर हम उनको सिखाएंगे नहीं एक दूसरे से बात करना, फाइंड सॉल्यूशंस बाय टॉकिंग टू ईच अदर। डॉक्टर अदनान अल-बुर्श, जिनको पैलेस्टीन का बेस्ट नोन सर्जन कहा जाता था, जिस तरह उनके साथ रवैया रहा इजराइल की कस्टडी में, ये अमेरिकी मीडिया तक ने इस पे जो है रिपोर्ट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि उनको सेक्सुअली हरास किया गया, उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई और 4 महीने तक टॉर्चर मुस्तकिल होता रहा और फिर उनकी मसख शुदा लाश मिली। तो इस तरह के केसेस पे फिर किस तरह दुनिया आगे बढ़ेगी? ये इस चीज़ को भी तो रुकना है ना। देखिए, जब एक वॉर होने देंगे आप और हॉस्टेजेस को नहीं रिटर्न करेंगे, 8 अक्टूबर को हमास को सारे हॉस्टेजेस दे देने चाहिए थे। अगर वो बिलीव करते थे कि इनोसेंट पैलेस्टीनियंस को नहीं मारना है और उनको बचाना है, लेकिन हम सबको पता है कि हमास का मकसद ये नहीं था। वो तो कह चुका था हमास का लीडर मिस्टर सिनवार कि मैं चाहता हूँ। बिफोर वी लेट यू गो, फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो स्ट्रेटजी है कि अगर 7 अक्टूबर में हमास ने अटैक किया तो उसके रद्द-ए-अमल में 43,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर देना चाहिए, जिनमें 70% बच्चे और औरतें हैं जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं, तो आपको क्या लगता है ये इस किस्म की स्ट्रेटजी इज़ दैट फीजिबल? देखिए, जो बच्चा चाहे वो इजरायली हो या पैलेस्टीनियन हो, जब वो मरेगा, इनोसेंट होगा, उसके लिए हम सबका दिल टूटेगा। लेकिन ये अटैक कैसे शुरू हुआ? ये सारी लाइव सेव हो सकती थी अगर हमास उसी वक्त, उसमें अमेरिकन्स भी थे, वो जो उन्होंने हॉस्टेजेस लिए थे उसमें अमेरिकन हॉस्टेजेस थे। एक यंग जो न्यूयॉर्क का बच्चा है उसको उन्होंने मार डाला, उसकी पहले टांग काटी और फिर उसको मारा है। तो ये लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल कर सकते थे ना, अगर उनको केयर थी पैलेस्टीनियन बच्चों की तो ये रिटर्न कर सकते थे हॉस्टेजेस। लेकिन उन्होंने कहा मरने दो, पूरी दुनिया हमारे साथ हो जाएगी कि मुसलमान मर रहे हैं। इस तरह से नहीं होती है। आप एक जंग लड़ रहे हैं विद इजराइल, अ पावर, मिलिट्री पावर ग्रेटर देन यू। कल को अगर अफगानिस्तान हम पे अटैक करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना। हमारे अगर पठानों के विलेजेस में घुस जाएगा तो हम अटैक करेंगे। इसी तरह से इजराइल हैड अ राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अनिला साहिबा, आपने हमें आज ज्वाइन किया और अपने पर्सपेक्टिव से आगाह किया। नाज़रीन, अनिला साहिबा ने जो बातें की ये वो तमाम बातें हैं जो अमेरिकन अवाम सोचती है, और शायद इसीलिए उन सब ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया और उनको इलेक्ट किया, उनको पावर मिलाए। एक तरह से देखें तो 2024 के इंतखाबात अमेरिकन पॉपुलेशन का इंडाइटमेंट थी। इसमें हमें पता चल रहा है कि अमेरिकन पब्लिक क्या सोचती है, क्या उनके तसव्वुरात हैं और कितनी गहरी ये वाइट सुप्रेमेसी और ज़ायनिस्ट सोच है कि इवन जो मुसलमान अमेरिका में रहते हैं वो भी इसके अंदर दब गए हैं। उन्हें भी लगता है कि उनके पास यही सोचने का तरीका है सिर्फ कि हमास को क्रिटिसाइज़ किया जाए और इजराइल को सपोर्ट किया जाए। तो जब हम इस सारे सिचुएशन को देखते हैं हमें यही समझ आता है कि अमेरिका में कभी भी जंग बंद करने की, लोगों को हेल्प करने की, ह्यूमैनिटेरियन एड को बहाल करने की, मुसलमानों को सपोर्ट करने की, इस तरह की कभी भी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। एंड जाते जाते अगर मैं अपना एक पार्टिंग कमेंट दूं कि जिस तरह मैंने कहा कि ये जंग इस वजह से यहाँ तक जारी हुई क्योंकि 7 अक्टूबर हमास ने किया था, लेकिन ये भी तो स्टेटेड फैक्ट है कि 7 अक्टूबर हुआ इस वजह से कि क्योंकि a lot had happened। एक तरह से देखा जाए कि जंग 70-75 साल से भी ज़्यादा हुए शुरू हुई। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।